हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिब्री की क्लास। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ तक कि हिस्ट्री आपको पसंद आ रही होगी और नहीं भी आ रही है तो हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो एग्ज़ाम निकलेगा ना। तो चलो, आज का नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, महाभारत एज। तो महाभारत एज मतलब महाभारत का टाइम, महाभारत पीरियड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, ताकि जो हम पहले देखे हैं वो पूरी तरह से हमारे दिमाग से निकल ना जाए, थोड़ा थोड़ा रहे कि हमने कहाँ क्या देखा था। तो हम सिर्फ सब टॉपिक्स देखेंगे क्या क्या था कल का, और उसके बाद आज का नया टॉपिक हमारा महाभारत है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने कहाँ से देखना स्टार्ट किया था? न्यूलिथिक एज से, है ना। न्यूलिथिक एज में हमने देखा फार्मिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद हम वहाँ उसका प्रूफ कहाँ कहाँ मिलता है वो देखा था। अर्जुनी, चितवा डोंगरी, बोनटेला और तेरम में हमने ये देखा था। उसके बाद हम आ गए थे अपना रॉक पेंटिंग्स में, और भी बहुत सारे इसमें फैक्ट्स हैं। अब पूरे फैक्ट्स तो कवर नहीं कर सकते रिकॉल करते वक्त, बट आपको समझ आ गया होगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो रॉक पेंटिंग्स, छत्तीसगढ़ में रॉक पेंटिंग्स की डिस्कवरी जो हुई थी वो किसने करी थी? एंडरसन ने की थी, है ना। ये साला हर जगह घुस गया है, इसको ही बहुत ज़्यादा चुल थी, इसने कर डाला, सब सब कर डाला भाई। अब बुक में नाम लिखवाने का पता नहीं लोगों में ऐसा कौन सा भूत सवार होता है, गालियाँ ही देते हैं बच्चे पढ़ते वक्त। खैर, तो रॉक पेंटिंग्स, इसकी डिस्कवरी एंडरसन ने की थी। और हमने इसमें दो इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस का नाम देखा था, जिसमें छत्तीसगढ़ के सिंघनपुर के बारे में पब्लिश्ड हुआ था। वो है इंडियन पेंटिंग और इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक है। एक नाम हमने अमरनाथ दत्त भी देखा था, है ना। उसके बारे में भी आप देख लेना। उसके बाद हमने देखा प्लेसेस, कहाँ कहाँ पे इसका प्रूफ मिला था। कांकेर देखा था, उसके बाद मोहेला, मानपुर चौकी और राजनांदगांव देखा था। कांकेर में कौन कौन सी जगह थी? कान्हा गांव, उड़कुड़ा, गोटी टोला, कुलगांव, खैरखेरा, घोड़सार। ठीक है। कल के, आप जिसको नहीं समझ आ रहा होगा वो कल का वीडियो देख लेना, उसमें बताई हूँ मैं कि इसको कैसे रिलेट करके पढ़ना है। फिर हम आगे आ जाते हैं मोहला मानपुर चौकी में। ये सारे ना नाम ही हैं, इसको सिर्फ आप कैसे याद करोगे वो है आपके के ऊपर कि आप उसको कितना फ़नी बना पाते हो, आपकी स्टोरी कितनी रिलेटेबल है ना। उसी से आपको याद होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ फैक्ट्स में नाम ही हैं जगह के, और जिसको तो आप चेंज नहीं कर सकते ना। तो मोहेला मानपुर चौकी में हमने देखा था चितवा डोंगरी, उसके बाद राजनांदगांव में बोनटेला। फिर हम आ गए थे अपना प्रोटो हिस्टोरिक एरा में। प्रोटो हिस्टोरिक एरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसमें ट्रांजिशन पीरियड था। बाकी ऐसा सच उसमें पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में है, जो कि हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। इसमें हमको छत्तीसगढ़ में नहीं देखना है, क्योंकि इसके प्रूफ्स नहीं मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कोई भी प्रूफ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। उसके बाद हम हिस्टोरिक एरा में आ गए थे। वैदिक एज देखा था, अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज, है ना। लेटर वैदिक एज, अब आर्य कहाँ तक थे, मतलब छत्तीसगढ़ में आर्य थे, मतलब उनका प्रमाण कैसे मिलता है? क्योंकि जो बहुत सारे लेटर वैदिक एज में हमने देखा, जो बहुत सारे बुक्स हैं उसमें समुद्र का मेंशन है। समुद्र का मेंशन है यानी कि वो गए होंगे वहाँ तक के तब तो, जैसे सतपथ ब्राह्मण में था समुद्र का मेंशन किया हुआ है, तो वो वहाँ तक पहुँचे होंगे तो गुजर के गए होंगे ना। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाला एरिया हमारा ये बीच में ही पड़ेगा, तो वहाँ से गुजर के जाएंगे तब तो इनको मतलब मालूम होगा ना, गुजरे होंगे तो मालूम ही होगा। समुद्र देखने गए थे तो समुद्र के बारे में, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। वैसे ही फिर हम आ जाते हैं रामायण एज में। रामायण के बारे में हमने देखा, रामायण तो हम सब ने सुनी है, पढ़ी है और देखी भी है। तो रामायण के बारे में तो बहुत ज़्यादा समझने वाला ऐसा कोई चीज़ है नहीं, फिर भी
हम देख लेते हैं। वाल्मीकि जी के हिसाब से उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। उत्तरी कौशल जो अयोध्या वाला पार्ट है वो है, सरयू नदी के किनारे में बसा हुआ पार्ट, उसको उत्तरी कौशल बोला गया है, जो कि राजा दशरथ का था एरिया। और दक्षिणी कौशल कौन सा हो गया? विंध्याचल पर्वत के जो दक्षिण में स्थित है, यानी कि अपना छत्तीसगढ़ वाला एरिया है ना। इस यहाँ के राजा थे भानुमंत, इनकी बेटी थी कौशल्या माता, और कौशल्या माता का शादी हुआ था दशरथ जी से, और दशरथ जी और कौशल्या माता के पुत्र थे राम जी। राम जी के बाद मतलब अब तो पूरी रामायण आ जाएगी ना यार, इसमें हम इतना कवर नहीं कर सकते ना। रामायण है वो देख लेना। उसमें राम जी के 2 पुत्र थे, लव कुश, और जो कुश की जो राजधानी थी कुशस्थली, मतलब जो ये छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट था ना, दक्षिण कौशल, इसको कुश को दे दिया गया था, दक्षिण कौशल को। मतलब ये छत्तीसगढ़ वाला एरिया कुश का था, उनकी राजधानी थी कुशस्थली नाम था उसका। उसके बाद हम देखते हैं राम वनगमन पथ, मतलब जो मतलब राम जी जब छत्तीसगढ़ में आए तो जो जो जगह में वो गए थे। और एक चीज़ और बता दूँ कि रामायण के टाइम पे जो छत्तीसगढ़ को 2 भाग में डिवाइड किया गया था, दक्षिणी कौशल और दंडकारण्य, ये 2 नाम दिए गए थे। जो दंडकारण्य नाम था, बस्तर का जो एरिया था उसको दंडकारण्य बोला जाता है। और अभी भी कई जगहों में आप सुनोगे दंडकारण्य नाम, बहुत कॉमन आप सुनने को मिल जाएगा। जो भी आपको पढ़ने के लिए और भी आप देखोगे तो उसमें बुक्स वगैरह में बहुत कॉमनली यूज़ होता है दंडकारण्य का। उसके बाद हम देखते हैं चंद्रखुरी के बारे में, जहाँ से क्या हुआ था। चंद्रखुरी वो जगह है जहाँ पे माता कौशल्या का जन्म स्थान है, रायपुर के पास में है ये चंद्रखुरी, है ना। यही तो देखा था ना। उसके बाद रामायण का फेमस प्लेस देखे थे हम, सीतामढ़ी हर चौका देखे थे। फिर सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में रामगढ़ हिल देखे थे, जिसमें सीता बेंगड़ा, लक्ष्मण बेंगड़ा, रावण दरवाज़ा। और फिर रायगढ़ के भूपदेवपुर आ गए थे, जहाँ राम झरना है। राम झरना की एक अलग कहानी है। फिर महासमुंद और बलौदा बाज़ार में हमने देखा था बार नवापारा। यहाँ क्या था? तुरतुरिया आश्रम। तुरतुरिया आश्रम किसका आश्रम था? वाल्मीकि जी का। उसके बाद फिर धात्री, फिर धात्री में क्या था? सिहावा। सिहावा में श्रृंगी ऋषि और सप्त ऋषियों से राम जी मिले थे, मुलाकात हुई थी। कांकेर की पंचवटी में माता सीता का अपहरण हुआ था, अबडक्शन ऑफ माता सीता हुआ था वहाँ पर। फिर जांजगीर चांपा में आ जाते, तो जांजगीर चांपा में जो जगह था वो खरौद और शिवरी नारायण वाला एरिया। शिवरी नारायण तो आप सबरी माता जो थी वहाँ पे वो वाला एरिया है। सबरी माता का जो बेर वाला स्टोरी हुआ है ना, वो शिवरी नारायण में हुआ है। सबरी के बेर, झूठे बेर राम जी खाए थे ना, वो वाला है। उसके बाद खरौद वाला, जो खरौद के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसको छत्तीसगढ़ का वाराणसी भी कहा जाता है ना। उसके बाद दंडकारण्य में चित्रकूट वाटरफॉल हमने कल देख लिया था। ये जो है ये कल तक का पार्ट था, जो अभी ख़त्म हो गया है ना। बाकी आप रिकॉल कर लिए इस इतने में, और उसके बाद में आपको अगर इसको डिटेल में देखना है तो आप कल की क्लास खोल के देख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम महाभारत एज के बारे में। महाभारत है ना, नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये बहुत पहले की बात है, जब कृष्ण जी और वो जो महाभारत की जो लड़ाई हुई थी पांडवों और कौरवों के बीच में, उसके बारे में है ये, उस पीरियड ऑफ टाइम के बारे में है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तो सब जानते हैं ना कृष्ण जी के बारे में। कृष्ण जी ने कहा है, ये फोटो देख के आपको समझ में आ गई होगी। जिनको नहीं भी महाभारत नाम से नहीं आ पा रहा होगा, वैसे तो बहुत कम लोग होंगे जिनको नहीं समझ आ रहा होगा नाम से, पर अब फ़ोटो देखने पर आपको थोड़ा और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, को समझ में आ रहा होगा कि मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ। अब हम देखते हैं इसके बारे में
कि ये छत्तीसगढ़ से क्या इस मतलब महाभारत तेज तो हुआ ठीक है, पर छत्तीसगढ़ से क्या रिलेशन है इस चीज़ का। तो छत्तीसगढ़ वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू महाभारत एरा, है ना। क्यों है वो हम और आगे देखेंगे। छत्तीसगढ़ का रिलेशन था महाभारत एरा से, कई ग्रंथों में मिला होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है ना। तो इन दिस एरा छत्तीसगढ़ वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, अपर और द नॉर्थ पार्ट इज नोन एज कौशल। मतलब जो अभी जैसे हम रामायण में देख रहे थे, रामायण में भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, दक्षिण कौशल और दंडकारण्य। कौन कौन से थे दो पार्ट, दक्षिण कौशल और दंडकारण्य। अब जब महाभारत का टाइम आएगा, महाभारत और रामायण में बहुत टाइम का डिफरेंस है ना, मतलब आप एक युग का ही डिफरेंस बोल सकते हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, रामायण और महाभारत इसमें बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस है, पूरे पूरे एक युग का डिफरेंस है। जो रामायण वाली कहानी है, ये हमको मतलब बहुत सारे हमारे वेद पुराण उपनिषद, जो रामायण है, जो रामचरितमानस मिलेगा आपका, वाल्मीकि रामायण मिलेगा, इस ये जो पीरियड था ये आपका त्रेता युग का कहानी है ना। और महाभारत कृष्ण जी का है, ये द्वापर युग का है। राम जी कब आए थे, त्रेता में, और और कृष्ण जी आए थे द्वापर में। इस पूरे पूरे एक युग का डिफरेंस है। तो रामायण में हमने क्या देखा, वो दक्षिण कौशल और दंडकारण्य, ये दो नाम से दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब महाभारत में इसको क्या पार्ट में डिवाइड किया गया है, अभी भी इसको दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, पर जो ऊपर का नॉर्थ वाला पार्ट है, उत्तरी जो पार्ट है, उसको हम कौशल बोलेंगे या प्राक कौशल। ये देख रहे हो ना, देख रही है ना फुग्गी, ये मेरा पीछा छोड़ ही नहीं सकता भाई, मैं कितना भी भूलना चाहूँ। अब समझ तो तू गई ही होगी, नहीं समझी होगी तो पर्सनली बताना, समझा दूंगी, है ना। प्राक कौशल, कौशल या प्राक कौशल, पर्सनली मेरे को प्राक कौशल नाम ज़्यादा पसंद आ रहा है, बाकी आप देख लेना। और जो साउथ वाला पार्ट हुआ आपका, है ना, कमिंग बैक टू द टॉपिक, साउथ वाला जो पार्ट हुआ वो कांतार वाला पार्ट है, कांतार या महाकांतार। जो बस्तर डिवीज़न हुआ ना, बस्तर वाला एरिया है, इसको कांतार बोलेंगे, कांतार या महाकांतार। अब कांतार क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पे जो कांतार है ना, इसका मतलब है फॉरेस्ट, यानी कि जंगली एरिया था। अभी भी बस्तर में जाओगे, बड़े बड़े घने घने जंगल हैं, पेड़ पौधे आपको मिल जाएंगे। मतलब वहाँ पे जो नक्सली लोग रह रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा घने जंगल है। तो जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं, वही तो है ना, नक्सली बन जाते हैं, उसमें भर्ती हो जाते हैं और फिर फौज पे हमला करते हैं। तो ये वही वाला जगह है। और वहाँ पे होने का कारण क्या है कि वहाँ पे बहुत जंगल है, आज भी बहुत जंगल है। तो जंगल होने के कारण उसको कांतार बोला जाता था। अब हम देखते हैं पर्व। तो हम देख रहे थे पर्व के बारे में। कुल 18 पर्व है महाभारत में, टोटल 18 पर्व्स हैं। मतलब महाभारत को पर्वों में डिवाइड किया गया है ना, तो वो उसमें टोटल 18 पर्व हैं। पर हमको मेनली पढ़ना है 3 पर्व के बारे में, देखना है। एक है सभा पर्व, भीष्म पर्व और वन पर्व। ये 3 पर्व के बारे में ही हमको देखना है, क्योंकि जो छत्तीसगढ़ का जिक्र है ना, वो इसी 3 पर्व के अंदर मिलेगा आपको। तो हमको ध्यान से इन्हीं 3 पर्व को देखना है। वैसे तो टोटल 18 पर्व हैं, पर 18 के 18 पर्व पढ़ना पॉसिबल नहीं है। जिन्होंने पढ़ा होगा महाभारत, मतलब गीता जो पढ़े होंगे, भगवत गीता, गीता का पाठ किए होंगे, वो उनके लिए तो काफ़ी मतलब आसान रहेगा समझना। पर मैं पर्सनली अभी तक पढ़ी नहीं हूँ, पढ़ना है मेरे को भी वो बुक। पर आगे हम देखते हैं इसमें क्या क्या है ना। तो छत्तीसगढ़ में हमको सभा पर्व मिलेगा, भीष्म पर्व मिलेगा
और वन पर्व मिलेगा। सभा पर्व में कौशल, कौशल क्या अभी देखा हमने, उत्तरी जो पार्ट है, नॉर्थर्न अपर पार्ट है, उसको ही कौशल बोला गया है। उसका जिक्र किस में है, सभा पर्व में है। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख, चित्रोत्पला है ना, इसका उल्लेख है। महानदी कौन, वो भी तो छत्तीसगढ़ की नदी है ना, महानदी, उसका उल्लेख है, तो वो भी देखना है। वन पर्व में है ऋषभ तीर्थ। ऋषभ तीर्थ कहाँ है, गूंजी दमऊ देहरा में। गूंजी या दमऊ देहरा, मतलब गूंजी दमऊ देहरा जो है उस जगह पे है ऋषभ तीर्थ। अभी एट प्रेजेंट वो क्या है, कौन सी जगह है, शक्ति में है। ये जो गूंजी दमऊ देहरा है वो शक्ति में है। अब आगे देखते हैं जो थे। इट मीन्स डॉक्टर, मतलब डॉक्टर लोचन प्रसाद पांडे हैज़ आइडेंटिफाइड द प्लेस ऋषभ तीर्थ mentioned in one पर्व of महाभारत with present days गूंजी दमऊ देहरा which is located in the शक्ति district। भी मैंने बताया आपको, तो इस बात का खोज किया था डॉक्टर लोचन प्रसाद पांडे। अभी आएंगे पांडे जी आगे, आपको मज़ा आएगा इसको देखने में, है ना। तो डॉक्टर लोचन प्रसाद पांडे ने इस बात को आइडेंटिफाई किया, मतलब इस प्लेस को पहचाना था कि ये जो वन पर्व में जिस जगह का मेंशन है ऋषभ तीर्थ का, वो यहाँ पे गूंजी दमऊ देहरा में है। ये गूंजी दमऊ देहरा शक्ति डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी एट प्रेजेंट ये शक्ति डिस्ट्रिक्ट में आने लगा है, गूंजी दमऊ देहरा। इसी जगह में है ऋषभ तीर्थ, जो कि महाभारत के वन पर्व में इसका मेंशन किया गया है। अब देखते हैं कि हम इन चीज़ों को, ये सब चीज़ें तो देख लिया, पर इसको याद कैसे करें। तो इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है। वैसे तो मतलब फ़नी नहीं है वैसा कुछ खास, बट ये रिलेटेबल है थोड़ी, आप अपनी नहीं बना लेना। भीष्म पितामह, ये देखो भीष्म, हमको 3 पर्व पढ़ना है इसलिए 3 फोटो है। भीष्म की सभा में ही पांडवों को वन जाने को, वन भेजने को ऐलान किया गया था, वन भेजने का। इसीलिए ये देखो, ये रुको मैं पेन निकालती हूँ। ये हो गए भीष्म, ये हो गई उनकी सभा, और ये आपका वन, देख रहे हो। तो पांडवों को वन भेजने के लिए भीष्म की सभा में ये फैसला सुनाया गया कि पांडवों को अब वन भेज दे। ओके, फोटो से समझ में आ रहा होगा, याद भी हो जाएगा। भीष्म की सभा में वन, भीष्म पर्व, सभा पर्व और वन पर्व, इसको आप ऐसे रिलेट कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आ जाते हैं प्लेसेस में। अच्छा लगा ना, मेरे को फ़ोटो बड़ा पसंद आ गया यार। महासमुंद के बारे में आगे हम पढ़ेंगे ना, इसीलिए मैंने ये समुद्र का फ़ोटो लगाया है। जगह, मतलब नाम महासमुंद का ऐसा है, समुद्र रिलेटेड है ना, तो ये फ़ोटो समुद्र का। भूलोगे नहीं देखना, तो ये आसानी से नहीं भूल पाओगे। अब हम देखते हैं महासमुंद। महासमुंद में जगह देखेंगे, मतलब ये सारी ना जगह है, ये हमने देखा प्लेसेस। अब हम प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे जिसका महाभारत में ज़िक्र है, जहाँ कुछ प्रूफ्स मिले हैं, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट जगह हैं जो भी छत्तीसगढ़ में, उसके बारे में हम देखेंगे, प्लेसेस के बारे में। तो क्या है, हमने देखा महासमुंद। महासमुंद में हमारा पहला जगह कौन सा है, सिरपुर, है ना। सिरपुर, सिरपुर को सिर से ही कनेक्ट कर लेना, अपने सिर से, मेरे सिर से। या सिर खा रहे हो जो तुम लोग मेरा, इतने दिन से, 3 दिन से जो मेरा सिर खा लिए हो तुम लोग। तो सिरपुर, एंशियंट नेम है श्रीपुर। श्रीपुर मीन्स श्री, मतलब लक्ष्मी जी से एनी हाउ रिलेटेड है, या श्री, आप श्री कृष्ण हो गए, श्री विष्णु जी को भी श्री जी कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं,
इसका मतलब क्या है? मतलब इसका होता है प्रॉस्पेरियस, और श्रीपुर है प्रॉस्पेरियस प्लेस या एरिया जो होगा उसको श्रीपुर कहेंगे। तो सिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ना, हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब महाभारत एज का नाम देख लेते हैं। इस जगह को, जो श्रीपुर है, इस जगह को महाभारत एज का इसका जो नाम है वो है चित्रांगदपुर। क्या है? चित्रांगदपुर। अब चित्रांगदपुर क्यों है? क्वेश्चन आएगा दिमाग में, चित्रांगदपुरी क्यों है? क्योंकि वहाँ की जो वहाँ का जो राजा थी, उसका पुत्री, अब ये सब तो मेरे को नहीं बताना पड़ेगा ना। वहाँ की जो प्रिंसेस थी उसका नाम था चित्रांगदा। द प्रिंसेस हियर वॉज चित्रांगदा एंड दिस चित्रांगदा वॉज मैरिड टू अर्जुन। अब समझ में आया ये कैसे रिलेटेड है? महासमुंद का जो एरिया, महासमुंद में जो ये एरिया है श्रीपुर, इसका महाभारत एज के समय नाम था चित्रांगदपुर। वहाँ की प्रिंसेस क्यों नाम था? क्योंकि वहाँ की प्रिंसेस थी चित्रांगदा, उसी के नाम पे इस जगह का नाम चित्रांगदपुर पड़ा। अब चित्रांगदा जो थी उसकी शादी हुई थी अर्जुन से, है ना। अर्जुन से जब उसकी शादी हुई तो चित्रांगदा और अर्जुन दोनों के का एक बेटा हुआ, उसका नाम था बभ्रुवाहन। कॉमेडी नाम है ना। और बभ्रू, क्या हाल चाल है बभ्रू? तो बभ्रुवाहन नाम था। बभ्रुवाहन का जो मतलब बभ्रुवाहन का जो राजधानी रहा, जो कैपिटल रहा, वो था चित्रांगदपुर। अब माँ का जगह था तो वो मिल गया बेटे को, बाप का मिलता है, पर यहाँ पे माँ वाला जगह में ये राज करने लगा, माँ के प्लेस में, चित्रांगदपुर। बभ्रुवाहन का कैपिटल क्या था? चित्रांगदपुर। चित्रांगना कौन थी? बभ्रुवाहन की माँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। ये देखो, ये मैंने इसलिए लगाया है, हमारा पहला क्या था? श्रीपुर, सिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना। इमेज समझ में आ रहा है ना? ऐसे पैसे वैसे गिर रहे हैं, पैसों की बारिश हो रही है यार, कलेक्ट कर रहे लोग, छाता लगा लगा के देखो, और पैसे बेच रहे हैं, इकट्ठे करे जा रहे हैं, खजांची बने जा रहे हैं, खजाना पे खजाना बनाए जा रहे हैं। ये रहा, ये देखो, ये अर्जुन, रुको, ये अर्जुन और ये चित्रांगदा, इन दोनों का, अर्जुन प्लस चित्रांगदा, अर्जुन प्लस चित्रांगदा, क्या हुआ? बभ्रुवाहन। भबरू साउंड करते हैं ना गबरू की जैसे, भबरू गबरू, इसीलिए मैंने ये लगाया है गबराल। ये तो याद ही होगा सबको, विकराल और गबराल। फिर कोई है मैं, देखे होगे, उसी का था ना, या मैं भूल रही हूँ, या सीरियल का नाम ही विकराल गबराल है। जो भी है, पुरानी बात हो गई यार, देख लेना, उस पे जाने की ज़रूरत नहीं है ना, हमको सीरियल से कोई लेना देना नहीं है, हमको गबराल से भी नहीं लेना देना है। गबराल से लेना देना है भाई, कंपेयर करके पढ़ो, रिलेट करके पढ़ो, बभ्रुवाहन, गबरूवाहन, गबराल, ओके, इसलिए इसका फ़ोटो लगाया है। अब देखते हैं खल्लारी। अब नेक्स्ट हमारा जो जगह है वो है खल्लारी। खल्लारी का जो एंशियंट नेम है वो है खल्लवाटिका, है ना, खल्लवाटिका। अब ये खल्लवाटिका नाम और खल्लारी जो प्लेस है, इसको हम कैसे याद करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तब तक इसमें जो जगह हैं यहाँ पर, ये सारी जगह जो है वो महासमुंद की है ना, अभी हम महासमुंद के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये खल्लारी, लाक्षागृह, भीमखो, ये सब महासमुंद वाले एरिया में ही है। लाक्षागृह, अब ये कौन सा जगह है सोच रहे होगे ना, इसके बारे में पॉइंट नोट कर लो, इसके बारे में जो पॉइंट है वो नोट कर लो। इट इज़ द प्लेस बीनीथ द हिल्स वेयर द कौरवास मेड
अ कॉन्स्पिरेसी टू बर्न द पांडवास। समझे कौन सा जगह था? याद आ रहा है? ये पहाड़ का वो हिस्सा था जहाँ पे ये जो कौरवास थे ना, दुर्योधन वाला ग्रुप, दुर्योधन दुशासन सपुत्र थे ना, वो वाला एरिया, अरे सॉरी वो वाले साइड के। तो उन लोगों ने सोचा कि ये जो पांडवास हैं, पांडु पुत्र जो थे, 5 पांडव थे, इनको मार के निपटा दिया जाए, जला के मार दो, सालों को निपट जाएंगे। अरे भाई ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये उनकी भावनाएं हैं कौरवास की, वो तो मारना ही चाह रहे थे, मैं सिर्फ आपको अपने वर्ड्स में बता रही हूँ। तो उन्होंने बोला इनको निपटा दो, मार दो, ख़त्म कर दो। तो उन्होंने प्लानिंग करी, प्लॉटिंग करी। आजकल के सीरियल में देखते हो ना कैसी प्लानिंग प्लॉटिंग होती है, सेम टू सेम, बस वही वैसे ही प्लानिंग प्लॉटिंग करी कि पांडवास को निपटा दो, मार दो। और कैसे मारना है? जला के मारना है। और कहाँ पे मारना है? वो वही जो लाक्षागृह जो जगह है, पहाड़ के नीचे, उस जगह पे मार दो। ऐसा हो नहीं पाता है। अगर ऐसा हो गया होता तो महाभारत नहीं होती ना। तो ऐसा हुआ नहीं। और किस लिए वो मारना चाहते थे ये तो सभी को पता है। जर जोरू और जमीन, यही तो कारण होता है भैया लड़ाई का। जर जोरू और जमीन, यही 3 चीज़ है। तो इन 3 ये और ये इस केस में तो ये तीनों ही इन्वॉल्व थे, जर, जोरू और जमीन। समझ गए ना? समझदार को इशारा ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट जगह देखते हैं, भीम खो। भीम खो नहीं गया ना, इसको भीम खो है तो ऐसे मत बोल देना कि भीम भैया घूम गए थे। ना ना ना, भीम थे हैवी पर्सनैलिटी के। और ये भी लाक्षागृह के पास में ही है ना, ये जो जगह है लाक्षागृह के पास में ही है भीम खो। यहाँ पे क्या होता है, नियर लाक्षागृह फुटप्रिंट ऑफ भीम इज फाउंड। बस लाक्षागृह के बहुत पास में ही, लगभग मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आस पास में ही आपको मिल जाएगा। वहाँ पे भीम का फुटप्रिंट है। भैया हैवी पर्सनैलिटी के थे भीम भैया, है ना, उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी हैवी थी, तो कहीं भी पैर वैर रखें तो बन जाए स्पॉट महाभारत का, बन गया जगह। बस वही वाला हाल है। तो भीम जी जा रहे होंगे कहीं, रख दिए होंगे गुस्से में पैर वैर, तो बन गया भीम खो। इसमें भीम खो नहीं गए थे ना, खोने वाला खो नहीं है। अगेन एंड अगेन मैं बता रही हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना रहो। चाहो तो कंफ्यूज होके भी रह सकते हो, क्या ही बिगाड़ लोगे मेरा। अब आगे देखते हैं। आगे अगला है बिलासपुर। बिलासपुर में कौन कौन सी जगह हैं? रतनपुर और शक्ति। तो रतनपुर को आप माता महामाया का वहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर है, मतलब वो रतनपुर वाली महामाया माता बहुत फेमस है। जो लोग बिलासपुर गए होंगे या जो वहाँ के आसपास छत्तीसगढ़ वालों को तो लगभग पता ही होता है ना। एक सरगुजा में है महामाया माँ का, और एक रतनपुर वाली माता है महामाया। दोनों ही बहुत शक्तिशाली हैं। देवी मैया तो भैया शक्तिशाली रहेंगी ही ना, अच्छी खासी शक्तिशाली है। तो ये रतनपुर वाला एरिया है। अब रतनपुर में क्या कहानी है? रतनपुर में ये कहानी है, रतनपुर कैसे महाभारत से रिलेटेड है, तो रतनपुर में है मोरध्वज और उसका बेटा ताम्रध्वज। मोरध्वज एंड ही सन ताम्रध्वज। ऐसा मान्यता है कि ये दोनों जो हैं वो महाभारत से रिलेटेड थे। हम आगे आगे देखते जाएंगे कि ये कैसे रिलेटेड थे। देयर इज़ अ बिलीव दैट दे पार्टिसिपेटेड इन द वॉर ऑफ महाभारत। ऐसा मान्यता है ना, ये सब जो मैं बता रही हूँ ये सब मान्यता है, मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रही हूँ। अब ये क्यों था, कैसे था, ये हम आगे देखेंगे। और मोरध्वज का जो कैपिटल था वो रतनपुर था ना, इसीलिए रतनपुर रिलेटेड है, क्योंकि वो मोरध्वज का कैपिटल था। और मोरध्वज के बारे में एक
कहा जाता है कि वो बड़े ही सत्यवादी टाइप के थे। सत्यवादी हरीशचंद्र का नाम सुने हो ना, बस ये भी बहुत सत्यवादी टाइप के व्यक्ति थे। अच्छे खासे व्यक्ति थे, मतलब झूठ नहीं बोलते थे। एक कहानी है इनके बारे में, वो मतलब सत्यवादिता के बारे में, मतलब ये कितने सत्यवादी थे, और जो जो बोल दिया, मतलब मेरा वचन ही है शासन वाला, मतलब जो उन्होंने कह दिया सो वो करते थे। जो वो बोलते थे वो करते थे, और जो वो नहीं बोलते थे वो भी कर ही देते होंगे। पता नहीं, उसके बारे में मेरे को इतना नहीं जानती मैं। फिर हम आते हैं शक्ति में। तो शक्ति में ही ऋषभ तीर्थ, अभी ऋषभ तीर्थ का जिक्र हो रहा था ना, ऋषभ तीर्थ का कहाँ हमने देखा, ऋषभ तीर्थ वन पर्व में था, है ना, इसका उल्लेख वन पर्व में है। अब ऋषभ तीर्थ क्या है? ऋषभ तीर्थ वो जगह है, ये एक फेमस आर्कियोलॉजिस्ट प्लेस है। यहाँ पे जो साहित्यकार थे पंडित लोचन प्रसाद पांडे, इन्होंने मोर ध्वज और ताम्र ध्वज का रिलेशन जो है वो ऋषभ तीर्थ से है, ये इन्होंने बताया है, इक्वेट करा है। तो अभी का ये जो प्रेजेंट कहाँ पे है, गूंजी दमऊ देहरा में। कहाँ पे है ये? शक्ति डिस्ट्रिक्ट में। आ गया ना? इसके बारे में परेशान हो रहे थे, मतलब मैं तो देख रही थी कि ये कहाँ पर है, क्या है, कैसा है। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एंड लॉरेट पंडित लोचन प्रसाद पांडे had equated मोर ध्वज एंड ताम्र ध्वज with ऋषभ तीर्थ, the present days गूंजी दमऊ देहरा। स्टेटमेंट भी दे दी भैया, तुम लोग को परेशानी ना हो किसी चीज़ की, स्लो करके लिख लेना। स्लो ही वो पढ़ी हूँ मैं, अब इतना इससे ज़्यादा क्या स्लो पढ़ा हूँ, इतने धीरे धीरे आराम आराम से समझा रही हूँ ताकि तुम लोगों को सब चीज़ समझ में आए। मेरे पढ़ाए हुए वो एग्ज़ाम देने जाओगे, भले मेरे से ज़्यादा नंबर मत लाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तुम लोग भी ले आओ, है ना, मिल बांट के ले लेंगे यार पोस्ट। ठीक है, अब आते हैं रायपुर में। बिलासपुर हो गया, तो अब अगला डेस्टिनेशन है हमारी गाड़ी कहाँ जाके पहुँचेगी? रायपुर में। 3 घंटा लगता है बिलासपुर से रायपुर, समझे? हाँ, नहीं तो आरंग, रायपुर का आरंग, इस जगह में। अब आरंग क्यों नाम पड़ा ना, इसका भी कहानी है, वो भी तुम लोग को सुनाऊंगी आगे। रायपुर हम लोग पहुँचे नहीं क्या? ओ, रायपुर के आरंग में हम लोग पहुँचेंगे धीरे धीरे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमको इसको याद कैसे करना है, क्योंकि तुम लोग को बताए बिना तुम लोग को समझ नहीं आता है ना कि याद कैसे करोगे। चलो ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, आगे देखते हैं खल्लारी को कैसे याद करना है। देखो, ये फ़ोटो स्पेशली तुम लोग के लिए ढूंढ के लाई हूँ मैं। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, वही अनिल कपूर वाला खलनायक। और अनिल कपूर वाला ही नायक भी है। हाँ, अभी पता चला, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, और मैं सही में खलनायक हूँ। देखो, खल्लारी से खल्लारी से तो और भी बना सकते हो यार। पै गया खल्लारा गाना सुने हो ना, खल्लारा, वो कटरीना वाला। हाँ, वही वही, उसमें जो डांस करती है शादी के टाइम, वही 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 वाला, बस उससे रिलेट कर लो, खलनायक से बना लो। अगला कौन सा है? भीम खो। ये देखो बाबा भीम, ये वाले भीम नहीं थे ना, दूसरे वाले भीम थे, पर ये भी बहुत शक्तिशाली है। ये भी जहाँ पैर रख देना तेज से कूद जाए, वहाँ पे बन जाता है गड्ढा। दुश्मन बच के न जाए, भीम डैश ऐसी दिखाए। तुम लोग का दिमाग बड़ा चलता है तेज तेज, उल्टा पुल्टा मत सोच लेना। भीम ऐसी शक्ति दिखाए, शक्ति से भी जोड़ लेना इसको, समझे? भीम के बाद ही तो आओगे ना। अब आते हैं रायपुर में। देखो, इसको मैं बार बार करेक्ट करती हूँ, बार बार ये गलत हो इसमें लिखा देता है। इसको भाई आरंग कर लेना, आरंग है ये, शोरंग लिख दिया है।
रायपुर का आरंग। तो आरंग में क्या था? अकॉर्डिंग टू द बिलीफ, मोरध्वज एंड हिज सन ताम्रध्वज वर ऑल्सो रिलेटेड टू आरंग एज वेल। अब ये लोग आरंग से भी रिलेटेड थे। क्यों थे? इसका कहानी सुनो। मोरध्वज एंड ताम्रध्वज वर रिलेटेड टू, अभी 3 जगह से रिलेशन इनका मिला ना। ये जो अभी हम पहले देखे शक्ति में पंडित लोचन प्रसाद पांडे बोले कि मोरध्वज और ताम्रध्वज का रिलेशन ऋषभ तीर्थ से है। अभी जस्ट पढ़े शक्ति में, है ना। उसके बाद में रायपुर के आरंग से भी उनका रिलेशन है, और बिलासपुर के रतनपुर तो उसका राजधानी था ही मोरध्वज का। तो ये रहा बात। ये 3 जगह से वो लोग रिलेटेड थे छत्तीसगढ़ के। कौन कौन सा? रतनपुर, आरंग और ऋषभ तीर्थ। तो रतनपुर को तो आप रतन वो जो होता है ना, ज्वेलरी वाला, हीरा पन्ना, ये सब मेरे को इसका ना फ़ोटो नहीं मिला रतन का। मैं ढूंढ रही थी, मेरे को मिला नहीं। तो इसको आप उससे रिलेट कर सकते हैं। और आरंग की मैं अभी स्टोरी सुनाऊंगी तो आरंग से आपको समझ में आ जाएगा। और ऋषभ के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब ऋषभ तीर्थ के बारे में मैं क्या ही बोलूँ। तो समझ गई ना फुग्गी ऋषभ के बारे में, ऋषभ तीर्थ के बारे में। तो ऋषभ तीर्थ को छोड़ते हैं, आरंग के बारे में आकर आरंग में फोकस करते हैं, आरंग की कहानी सुनते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड द नेम ऑफ आरंग इज़ आफ्टर द इंसिडेंट। एक अच्छा हाँ, यहाँ पे मतलब एक कहानी है जो मोरध्वज से रिलेटेड है। मैंने बताया ना, मोरध्वज बहुत ही सत्यवादी टाइप के इंसान थे, और जो एक बार वचन दे दिया, जो एक बार कह दिया कि हाँ ठीक है, ये हो जाएगा काम, तो हो जाएगा। उनकी ज़बान की कीमत थी। आज के टाइम के लोगों के टाइप नहीं कि हाँ आज कुछ कह रहे हैं कल कुछ कह रहे हैं। तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि भगवान आते हैं इनका परीक्षा लेने। भगवान ना परीक्षा लेने पहुंच ही जाते हैं। तो भगवान जैसे कर्ण के साथ हुआ था ना, दानवीर कर्ण उनको क्यों कहा जाता है, यही महाभारत वाले कर्ण, क्योंकि वो जो उनको सूर्यपुत्र थे ना, उनको कवच मिला था, वो अपना दान में दे दिए थे। कौन? भगवान ही आए थे। तो बस ये सेम मतलब इसी टाइप का कहानी इनके साथ भी कुछ हुआ था। मोरध्वज के पास में भगवान आए, मतलब रूप बदल के आए थे। सेम अपना रूप लेके थोड़ी ना आ जाएंगे, तब तो भगवान का सेवा सत्कार तो हर कोई करना चाहेगा। अपने रूप में आएंगे तो रूप बदल के आए थे। और उनके पास में एक शेर था उनका ना। यार मैं थोड़ा ना कंफ्यूज हो रही हूँ स्टोरी में, पर लगभग कुछ इसी टाइप का स्टोरी है। उनके पास एक शेर था जिसको बहुत तेज भूख, मतलब वो ऐसा बोल रहे थे भगवान कि इसको बहुत भूख लगी है और ये इंसान का ही मतलब मांस खाएगा, अंग खाएगा। तो वो रायपुर के उस जगह में वो वो जो आरी नहीं रहता है काटने वाला, आरी सब देखे हो गए यार, फोटो नहीं है मेरे पास अभी, पर वो आरी के द्वारा अपना अंग काट दिए। मतलब अब मोरध्वज बोले कि मैं अपना बेटा दे दूंगा। मोरध्वज अपना अंग नहीं काटते हैं, बोले कि मतलब अब कोई तो देना है अपना, अब कोई ऐसे कैसे किसी का भी उठा के दे देंगे, कोई मानेगा नहीं ना भाई। अब तुम्हारे ही पापा के पास कोई जाके बोलेगा कि अपना बेटी दे दो मेरे को, बेटा दे दो मेरे को, कि मैं उसको शेर को खिला दूँ, भले ही कितना बड़ा पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, नहीं मानेंगे। तो बस वैसे ही तो वो बोले कि चलो भाई ठीक है, मैं अपने ही बेटे को दे दूंगा, ताम्रध्वज को ही दे दूंगा। तो ताम्रध्वज का ही वहाँ पे अंग कटता है, इसलिए उस जगह को, और क्या चीज़ से, आरी के द्वारा उनका अंग काटा जाता है, मतलब आरी से काटते हैं। तो बाकी तो भगवान थे, फिर खुश हो गए ना, खुश हो गए तो सब ठीक कर दिए, वापस से सही हो गया। लेकिन काटा गया था, ये स्टोरी है कि वो आरी से अपना अंग काटे थे, ताम्रध्वज का अंग काटे थे। तो इसलिए उस जगह का नाम, रायपुर के उस जगह का नाम पड़ा आरंग। अब इतना बुकवा रहे हो, समझ में आया ना? ये कहानी था आरंग नाम रखने का। और रतनपुर को महामाया मंदिर से रिलेट करके देख लेना। रतन से भी रिलेट कर सकते हो, रतन जो हाथ में अंगूठी वगैरह रत्न पहनते हैं उससे भी कर सकते हैं। ऋषभ तीर्थ तो समझ गए होगे, इशारा काफ़ी है ना। उसके बाद में
इसमें एक फैक्ट और ऐड करो कि सहदेव द्वारा जीता गया क्षेत्र था कौशल। मतलब सहदेव ने जो, ये लोग 5 भाई थे ना, जो 5 पांडव, उसमें से एक थे सहदेव, उन्होंने इस प्लेस को जीता था, कौशल को। उसी प्लेस का नाम फिर कौशल रखा गया, जो जीत के छत्तीसगढ़ का जो एरिया है ना, उत्तरी, अभी मैंने बताया ना 2 पार्ट में डिवाइडेड था, दक्षिण कौशल, सॉरी कौशल या प्राग कौशल, और नीचे वाला जो पार्ट था बस्तर डिवीज़न, वो था कांतार और महाकांतार बोल लो, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पे घने जंगल थे ना। बस इतना ही देखना है इसमें। अब आगे देखो, अब आगे हम देखेंगे महाजनपद एज। इसका टाइम था 600 BC से, मतलब स्टार्ट हुआ था लगभग 600 BC के अराउंड। और इसमें टोटल लगभग 16 जनपद हैं। देयर आर 16 महाजनपद। अब ऋग्वेद, अभी हम लोग देखे ऋग्वैदिक आया, फिर लेटर वैदिक एज आया, अब महाजनपद एज आ गया। अब हम महाजनपद एज देखेंगे। आर्य अराइव्ड हियर एंड स्कैटर्ड इन स्मॉल ट्राइबल ग्रुप्स। आर्य आए और छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे ग्रुप्स में बट गए, और जो वो छोटा ग्रुप बनता है ना, वो ट्राइबल, क्योंकि अब वो लोकल हो गए तो वो ट्राइबल ग्रुप उनका कहलाने लगा। ये जो जनपद, जन से बना जनपद, जन यानी लोग होते हैं ना, जन जन बोलते हैं, वही जन है। जन जन से बनेगा जनपद, और जनपद से फिर कई जनपद मिल के बनाएंगे महाजनपद। और ये जो जन शब्द है, इसका उल्लेख 275 बार किया गया है, 275 बार। और इस एरा को, दिस एरा was also गौतम बुद्धा पीरियड, as he was born in this period। कब बॉर्न किए थे भैया? he was born in 563 BC। अगेन ये BC कोई गाली नहीं है, बिफोर क्राइस्ट है। और मर कब गए थे? एंड ही डाइड इन 483 BC। 563 BC से 483 BC तक रहे, गौतम बुद्ध पीरियड था। बुद्ध वही, इन्होंने ही बुद्धिस्ट जो मतलब बुद्धिज़्म हुआ ना, स्टार्ट हुआ, वो भी हम देखेंगे आने वाली क्लासेस में। पर नेक्स्ट ही क्लास हमारी बुद्धिज़्म की रहेगी, आज तो नहीं हो पाएगा, पर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। इस एरा को गौतम बुद्ध का एरा कहा गया, क्योंकि गौतम बुद्ध का भी जन्म इस वक्त हुआ था। ठीक है। द मेंशन ऑफ 16 महाजनपदास। हाँ, तो ये जो महाजनपद थे ना, ये जो महाजनपद वाला एरा हुआ, जो ये महाजनपद वाला टाइम आया ना, महाभारत वाला पार्ट ख़त्म हो गया है ना भाई, महाभारत वाला जितना देखना था वो हो गया है। अब नया पार्ट चल रहा है, महाजनपद एज आया है, 600 BC से स्टार्ट हुआ ये। तो इसमें गौतम बुद्ध वाला एरा भी आ गया है, इसी टाइम पे उनका जन्म हुआ। कब हुआ? 563 BC में, देख लिया। अब इस महाजनपद के बारे में कौन कौन से प्रूफ मिलते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे मिले? तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, अगुत्तर निकाय, बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय में इसका जिक्र मिला है, इसका जिक्र है महाजनपद एज का। ठीक है। ये रहे हमारे बुद्धा जी, गौतम बुद्ध। बड़े शांति प्रिय थे, इनको देख के थोड़ा पीस मिलता है ना। नहीं, फ़ोटो देखो। मैं काफ़ी टाइम पहले, जब मैं पेंटिंग करना सीख रही थी, मैंने पहली पेंटिंग गौतम बुद्ध की बनाई थी। मेरी मतलब जो ड्राइंग क्लासेस मैंने ली थी क्लास 6th में, जब मैं क्लास 6th में थी तब मैंने ड्राइंग क्लासेस स्टार्ट की थी, और तब मैंने पहली पेंटिंग गौतम बुद्धा की बनाई थी, जो मैं अब घूम गई होगी यार, काफ़ी टाइम पुरानी बात है। तो गौतम बुद्ध को तो हम सब जानते हैं, पीस लविंग थे, और कैसे कैसे इनकी स्टोरी स्टार्ट हुई, उसमें अगर हम घुसेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। वो हम बुद्धिज़्म वाले पार्ट में इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। पर अभी ये समझ लो कि जो महाजनपद, 16 महाजनपद के बारे में जो हमको पढ़ना है, जो इसके बारे में उल्लेख किया गया है, वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट
अगुत्तर निकाय में है। अब ये देखना, ये मज़ा आएगा। वो गाना सुनिए ना, कबूतर जा जा जा। अभी अगुत्तर देखना है अपने को, कौन सा टेक्स्ट है, नाम तो याद रखना पड़ेगा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन सा था, कैसे बताओगे? तो नाम याद रखना पड़ेगा। अगुत्तर साउंड्स लाइक कबूतर, वो गाना है ना, कबूतर जा जा जा। आगे का सेंटेंस खुद पढ़ लेना, वो हम नहीं पढ़ेंगे आपके लिए, इतने भी हम आपको इजी नहीं बना के देंगे सब चीज़, स्पून फीडिंग नहीं करा सकते। आगे पढ़ो। चलो अब आगे देखते हैं। इसी 16 महाजनपद के बारे में जैन टेक्स्ट में भी मेंशन किया गया है इनका, बस नाम बदल दिया गया है। कुछ नाम, मतलब सारे नाम नहीं बदले हैं, कुछ नाम बदल दिए गए हैं, मतलब बदले हुए नाम हैं। बाकी इन जनपद का जिक्र है। किस में मिलता है? जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा में। मंगल सूत्रा मत समझ लेना। अब तुम लोग सोचते होगे ना, मैं नया नया नाम तुम लोग को बीच में बताती हूँ और बोलती हूँ ये मत समझ लेना, वो मत समझ लेना। ये तुम्हारे समझने के, याद करने के लिए ही है, ताकि तुम कनेक्ट कर सको। एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ ना कुछ तुमको याद दिला दे। अब कई लोग आएंगी ना, शादीशुदा लोग भी तो एग्ज़ाम देती हैं, उनका मंगलसूत्र देख के याद कर लेना। किसके बारे में बात की थी मैं? भगवती सूत्रा के बारे में। वैसे भगवती नाम से दुकान भी है, माँ भगवती भी है ना। बहुत सारा चीज़ है यार, याद बनाना चाहो तो। अब भगवान जी के ऊपर मैं फ़नी फ़नी नहीं बना के दूंगी तुम लोग को, जानते हो ना, दिल से प्यार करती हूँ मैं। अब देखते हैं एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अच्छा हाँ, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था अवदान शतक, उसके अकॉर्डिंग, उसमें भी जिक्र वगैरह मिला है ये सब का। तो उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बातें थी वो हम देखते हैं। एज पर बुद्धिस्ट टेक्स्ट अवदान शतक, महात्मा बुद्ध विजिटेड साउथ कौशल, छत्तीसगढ़ में है, और एंड स्टेड हियर फॉर 3 months। यहाँ पे आके भैया रहे हैं 3 months के लिए। जो गौतम बुद्धा थे यहाँ पे आके रहे हैं, और ज्ञान की बातें, ज्ञान की गंगा भी बहाए हैं। तभी तो यहाँ पे बहुत सारे तुमको बुद्धिस्ट लोग मिल जाएंगे ना, जो मतलब बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। कौशल, वही कौशल वाला पार्ट। तो ये जो कौशल वाला पार्ट है, अमंग 16 महाजनपद, कौशल was one of the महाजनपद and its capital was श्रावस्ती। अरे यार, श्रावस्ती है। सरस्वती माता से रिलेट करने के चक्कर में मैंने इसको कुछ भी पढ़ दे रही थी। श्रावस्ती है, इसका नाम रहेगा श्रावस्ती। Among 16 Mahajanpadas, Kaushal was one of the Mahajanpada and its capital was Shravasti. Among 16 Mahajanpadas, Kaushal was one of the Mahajanpada and its capital was Shravasti. ठीक है। लॉर्ड बुद्धा गेव हिज मोस्ट ऑफ हिज प्रीचिंग एंड एट श्रावस्ती एंड मोस्ट ऑफ हिज फॉलोअर्स वर ऑल्सो बिलोंग टू श्रावस्ती। अब हुआ क्या यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि जो महाजनपद, 16 महाजनपद थे, उसमें कौशल भी एक जनपद था जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, और इसका कैपिटल था श्रावस्ती में ही लॉर्ड बुद्धा 3 महीने यहाँ पे रुके ना कौशल में, और यहीं पे अपना मतलब टीचिंग्स दिए, श्रावस्ती में दिए। और उसके बाद में श्रावस्ती में ही इनके बहुत सारे फॉलोअर्स बने, जो अभी भी इनके कई फॉलोअर्स हैं यहाँ पर। श्रावस्ती उस टाइम पे इसको श्रावस्ती बोला जाता था। अब देखते हैं छेदी, है ना। छेदी भी एक नेक्स्ट। अब अमंग 16 महाजनपदा, छेदी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द महाजनपदा एंड इट्स कैपिटल वॉज
Suktimati. According to Hiralal, a historian, just because of Chedi Mahajanpada, the name of this place became Chedisgarh, which later called Chhattisgarh. फिर मगध, it was the most important महाजनपदा of that era. ठीक है. छेदी, सॉरी चेदी है, चेदी, छेदी नहीं है, च है, च, चेदी. तो इन 16 महाजनपद में अभी एक कौशल देखा, उसी में से एक चेदी भी है. ठीक है, चेदी भी एक महाजनपद था और इसका कैपिटल था सुक्तिमती. सुक्तिमती को आप सुक्ठी से क्या कर सकते हो, क्या है ना, सुक्टी टिटमिरी ये सब स्लैंग पतली लड़कियों को सुनने को मिलता है ना, तो बस उससे सुक्तिमती बना लो और याद कर लो. हीरा लाल थे एक हिस्टोरियन जिनने बोला कि ये चेदी महाजनपद जो था, इसी चेदी के नाम पे ही इस जगह का नाम चेदीसगढ़ रख दिया गया था उस समय पे, जो कि बाद में छत्तीसगढ़ बना. पर पहले क्या था, चेदीसगढ़, च ना, चेदीसगढ़. फिर आते हैं मगध में. अभी मगध जो है ये उस टाइम का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद रहा. ठीक है. अब देखो भाई, छेदी, मैंने बोला था ना लोचन प्रसाद पांडे के समय पांडे जी आने वाले हैं, तो पांडे जी ने क्या कहा, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें और डैश 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 कहाँ से करें. अब भैया इतने तो तुम लोग सब समझदार हो, तुम लोग खुद पढ़ सकते हो, तुमको दिखाई भी दे रहा होगा कि क्या लिखा है. तो ये छेदी सिंह के बारे में है. छेदी सिंह को बोलता है ना पांडे जी, हम तुम में इतने छेद करेंगे कि भैया कंफ्यूज हो जाओगे. बस वही वाला हाल है यहाँ पे, छेदी सिंह को बोल रहे हैं. अब मगध को मगधीरा से कर लेना. ये बहुत अच्छी पिक्चर थी यार, साउथ की. मैं वैसे साउथ की कम मूवीज़ देखती हूँ, पर मेरे को ये पिक्चर पसंद थी. ये हीरो भी मेरे को अच्छा लगता है ये, तो उससे कनेक्ट कर लेना मगधीरा से. ये देखो राक्षस जैसा दिख ही रहा है ये विलन इसका, देख रहे हो, खूनी खून, लाल लाल है ही, शकल से हरामी लग रहा है. तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, आज हमने स्टार्ट करा था रिकॉल से, रामायण वगैरह रिकॉल करा. उसके बाद में देखा महाभारत. मैंने बहुत सारा पार्ट कवर नहीं किया है, महाभारत वाला पार्ट ही है. महाभारत को हमने कैसे पढ़ना है वो देखा. उसमें जगह क्या क्या थी, महासमुंद था, महासमुंद में सिरपुर देखा, जिसको श्रीपुर भी बोला जाता है, सिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी. उसके बाद चित्रांगदपुर है ना, बबरू वाहन, घबराल वाला. फिर खिल्लारी आता है, लाक्षागृह. फिर भीम की शक्ति धूम मचाए. फिर बिलासपुर में देखा रतनपुर, यहाँ पे मोरध्वज और इसके बेटे ताम्रध्वज आ गए थे. उसके बाद शक्ति में आ जाते हैं. शक्ति में तो हमने देखा शक्ति के बाद देखा रायपुर में कौन सी जगह थी, आरंग. शक्ति में क्या देखा था, ऋषभ तीर्थ. उसके बाद रायपुर में क्या देखा, आरंग देखा. आरंग के बाद मोरध्वज कौन से जगह से रिलेटेड था ये देखा, रतनपुर, आरंग और ऋषभ तीर्थ. उसके बाद देखा महाजनपद एज में 16 महाजनपद देखे. 16 महाजनपद के बारे में किसमें कौन से टेक्स्ट में लिखा हुआ था. एक था बुद्धिस्ट टेक्स्ट अकुत्तर निकाय और दूसरा था जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा, है ना. उसके बाद अवधान शतक देखा, ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट था. और उसके बाद हमने देखा कौशल, जो कि 16 महाजनपद में एक था. और चेदी देखा, वो भी 16 महाजनपद में एक था. फिर हमने देखा मगध सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंस और वेटेज रखने वाला जगह था उस समय का, उस पीरियड का, वो था मगध, है ना. ये भी एक महाजनपद था. तो हमने 16 महाजनपद में से 2-3 महाजनपद देखे उस टाइम के, जो कि हैं कौशल, चेदी और मगध. ठीक है. और इसका आपको ये किस में मिल जाएगा,
अवधान शतक के अनुसार, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना अवधान शतक, उसके अनुसार कि महात्मा बुद्ध रुके हुए थे यहाँ कौशल में, साउथ कौशल में, छत्तीसगढ़ में। कितने टाइम? 3 महीने के लिए रुके थे। और इसी समय उन्होंने अपनी प्रीचिंग्स दी थी और अपने फॉलोअर्स, अनुयायी बनाए थे यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो बाकी की कहानी हम आगे देखेंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, समझ आ रहा होगा। और जो पार्ट आज हमने देखा है उसको आप एक बार रिकॉल कर लेना, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। और बाकी तो आपको समझ आ ही रहा होगा ना। चलो ठीक है, आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं और बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड डे। चलो तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमको देखना है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। तो इसमें हम बुद्धा के बारे में और डिटेल में देखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का पार्ट इतना ही था, बाय बाय।